नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज का जो स्पेशल वीडियो होगा ये आप ही स्टूडेंट्स के डिमांड पर मैं बना रहा हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आते हैं और मुझे भी बनाना था ये वीडियो। इस वीडियो में आज हम लोग किस चीज़ पर बात करेंगे तो 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा और 30 जून से अगर 30 सितंबर के बीच में देखें हम लोग तो 90 दिन करीब में शेष रहता है। 30 जून से 30 जुलाई और 30 जुलाई से 30 अगस्त और 30 अगस्त से 30 सितंबर करीब में 90 दिन आपके पास से बचते हैं। ये जो 90 दिन हैं ये अंतिम के 90 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपकी तैयारी में। आपको पता होगा कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में 1 साल का प्रोसेस होता है, तो जो लास्ट का दिन होता है, लास्ट के जो महीने होते हैं वो पूरा साल आपका डिसाइड कर देते हैं। इस बीच में आपके ऊपर प्रेशर भी बढ़ेगा, कुछ पर्व त्यौहार भी मनाते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो होगा ही। तो ऑन एन एवरेज अगर आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू होंगे तो 80 दिन इस बीच में आप पढ़ लेंगे तो भी बहुत ज़्यादा हो गया। यही मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि कोई सप्ताह ऐसा नहीं बीतता है कि एक आध दिन पढ़ाई छूटे ना। तो इसी 90 दिन में किस प्रकार से आपको आगे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं आपको लगातार कंटिन्यूअस गाइड करता आ रहा हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य बनता था कि भाई अंतिम के दिनों में भी आपको सही से गाइड किया जाए। इस दौरान क्या क्या करना चाहिए, आपको किस प्रकार से समय को बांटना चाहिए, किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्या केवल एमसीक्यू ही लगाना चाहिए, क्या पीटी मेंस दोनों को लेकर चलना चाहिए, करंट अफेयर का सोर्स क्या हो, प्रैक्टिस कहाँ से करें, किस प्रकार से आगे का रणनीति होना चाहिए, उन सभी चीज़ों को लेकर डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। और केवल मोटिवेशनल चीज़ें नहीं होती है मेरे वीडियो में, वो तो मुझे आता ही नहीं है। इसमें होगा क्या, तो मैं आपके सामने एक रूपरेखा रखूँगा, एक प्लान रखूँगा जो आप चाहें तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी अपनी कोई स्ट्रेटजी है, अगर आपने अपना कुछ प्लान किया हुआ है तो उससे अच्छा प्लान दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। उसमें पास भी होंगे तो भी आपको क्रेडिट, फेल भी होंगे तो भी आपको क्रेडिट। आप अगर अपना प्लान बना पा रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं तो सबसे अच्छा है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। मैं एक दिशा देने की कोशिश करूंगा, मेरा काम ही होता है मार्गदर्शन करना, मैं मार्ग दिखाऊंगा, इम्प्लीमेंट करना आपका काम होगा। किन किन चीज़ों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बंधुओं, तो हम 90 दिनों को बांट कर देखेंगे। 45-45 दिन का स्ट्रेटजी एक छोटा सा बनाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इस 45-45 दिन में बांटकर क्या क्या हमें करना चाहिए शुरुआत के 45 दिनों में और अंत के 45 दिनों में हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो अगर हम लोग 1 जुलाई से देखेंगे तो 1 जुलाई से लेकर आपका 15 अगस्त तक का पहला पीरियड होगा और 15 अगस्त के पश्चात से 30 सितंबर तक का दूसरा पीरियड चलेगा, जिसे 15-15 दिनों का आपका 45-45 दिनों का 2 भाग में बांटा है मैंने। अब आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट है आपके पास में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, उसके अलावा बिहार स्पेशल है और करंट अफेयर है। ये सारे सब्जेक्ट हैं, 3-3 6 7 सब्जेक्ट हैं टोटल में अगर आप जोड़ेंगे तो। और ये जो 7 सब्जेक्ट हैं इनको आप इस 90 दिनों के हिसाब से बांट लीजिए और इन पर ज़रा काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमारा टेस्ट सीरीज भी चलता है 70 को लेकर, तो अगर आप उससे जुड़ना चाहें तो आपको मदद मिल जाएगा। कंप्लीट रिवीजन मैं करवा दूंगा सब्जेक्ट का, बस इतना मैं कहूँगा। बाकी आगे हम लोग टेस्ट सीरीज़ के इंपॉर्टेंस पर ही बात करेंगे। इस 90 दिनों में पीटी या मेंस किसको लेकर चलें, तो इसमें 2 तरह के लोग होंगे। ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट बर्बाद नहीं होगा आपका, शुरू से अंत तक, ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। शुरू से अंत तक जहाँ तक आपका काम का चीज़ होगा वही मैं बोलूँगा, उसके बाद साथ वीडियो एंड कर दूँगा। शेर व शायरी वगैरह कुछ नहीं, नथिंग। इसे 2 तरह के लोग होंगे, जिन्होंने 70 बीपीएससी तो देना ही होगा सभी को आप में से। तो जो भी 70 बीपीएससी दे रहे हैं, जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं लिखा है, आज तक एक अक्षर नहीं लिखा है, एक आंसर नहीं लिखा है, बस सोच रहे हैं कि जिस दिन लिखेंगे उस दिन डायरेक्ट मछली की आंख में मारेगा तीर अर्जुन, तो वो वाला अगर हाल है आपका तो ज़रूर आप लिखिए। सप्ताह में 1 से 2 3 आंसर तक लिखिए। आंसर राइटिंग के कारण किसी का समय ख़राब नहीं होता, सबसे बड़ी जो अफवाह है मार्केट में यही है। अगर आप लिखना चाहें तो 2 से 3 दिन सप्ताह में एक आध सवाल ज़रूर लिखा कीजिए। कम से कम 1 निबंध से 2 निबंध तो ज़रूर ही लिख लीजिए सप्ताह में, जिससे आपका लिखने का प्रैक्टिस बना हुआ रहे। ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 आध घंटा लगता, और इतने भी आप नहीं पढ़ते, उससे ज़्यादा आप रील पर समय बर्बाद कर दे तो मुझे पता है।
तो अगर आपने आज तक जीवन में कुछ नहीं लिखा है, ग्रेजुएशन पास कर गए फिर भी, तो आप ज़रूर लिखिए, सप्ताह में 2 से 3 आंसर ज़रूर लिखिए, ज़रूर लिखिए। हाँ, आंसर किस प्रकार के लिखें, तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ज्योग्राफी से पूछा जाता है पीटी में सवाल, तो उस हिसाब से आंसर राइटिंग करें जिसके फैक्ट पीटी में भी काम आए। मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है तो उस हिसाब के सवाल लिखें जो आपके पीटी में भी काम आए। अक्सर मैं भी इसी तरह का सवाल आजकल दे रहा हूँ जिसमें पीटी में भी काम आए, तो आप जुड़ भी सकते पेड ग्रुप में आंसर राइटिंग के लिए। एक वो है जिनकी आंसर राइटिंग बहुत ही शानदार है, जो काफ़ी अच्छा लिखते हैं। मेरे साथ भी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं अब खुद बोलता कि मत लिखो। आपकी आंसर राइटिंग अगर बहुत ही अच्छी है, आपने बहुत ही अच्छा मेहनत किया है, सितंबर से लगातार लिखते आ रहे हैं, तो आप मत लिखिए। हाँ, एक काम ज़रूर कीजिए, वो है निबंध लेखन का। सप्ताह में 1 से 2 निबंध ज़रूर लिखा कीजिए। निबंध लेखन बहुत ज़रूरी होता है, इसकी प्रैक्टिस अचानक से नहीं हो सकता है 30 दिनों में, तो ये ज़रूर करना चाहिए आपको। अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी भी है तो भी ये कर सकते हैं। बाकी अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपको पीटी पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो मुश्किल से 1 घंटा किसी चीज़ के लेखन पर दे सकते हैं, बाकी 9 आवर कम से कम पीटी के लिए दीजिए। पीटी पर ही दीजिए, पीटी पर ही मुख्य फोकस रहना चाहिए, पीटी पर ही इस 90 दिनों में मुख्य फोकस रहना चाहिए, प्रीलिम एग्जाम पर ही मुख्य फोकस रहना चाहिए। ये तो हो गया आपका पहले क्वेश्चन का कि भाई पीटी या मेंस करें। बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा कुछ है, कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रैक्टिस करें। 69 का भी थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू लेंगे। इन 4 सवालों को हल करने के पश्चात 69 का ओवरव्यू लेंगे हम लोग। तो यानी कि एक चीज़ तो तय हो गया कि इस 90 दिनों में हमें पीटी पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है। 1 आध घंटा अगर मेंस के लिए सप्ताह में दे रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सब्जेक्ट या एमसीक्यू, तो इसका बहुत ही साधारण सा जवाब है बंधुओं। वो क्या है, तो जब आप एमसीक्यू ट्राई करना शुरू करेंगे, जब आप टेस्ट लगाएंगे, कहीं से भी टेस्ट लगाते हैं, तो आपको ये चीज़ दिखेगा कि आपका लैक ऑफ रिवीजन है, आपके टेस्ट सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट पर वापस जाएंगे। और सब्जेक्ट का पढ़ना इस दौरान में काफ़ी अच्छा रहता है जब आप कोई एमसीक्यू या कोई टेस्ट सीरीज कहीं से भी कुछ प्रैक्टिस करते। मान लीजिए आपने हमारा ही टेस्ट ज्वाइन किया और आपके मार्क्स कम आएंगे, तो आप सबसे पहले कहाँ भागेंगे, सब्जेक्ट की तरफ भागेंगे। और वो सब्जेक्ट पढ़ने का सबसे सही समय होता है क्योंकि आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, कहीं से भी, एनसीईआरटी एमसीक्यू, यूपीएससी पीटी एमसीक्यू, किसी और के टेस्ट सीरीज, नो मैटर, वो मैटर ही नहीं करता भाई। कहीं से भी आपने कोई भी टेस्ट या एमसीक्यू अटेम्प्ट किया और आपके नहीं बनते हैं, तो आप कहाँ भागते हैं, सब्जेक्ट की तरफ में। और ये सबसे सही समय होता है सब्जेक्ट को पढ़ने का, तो ज़रूर पढ़ा कीजिए। डेली अगर आप 8 घंटे करीब में पढ़ते हैं, 8 से 9 घंटे अगर आप पढ़ते हैं, ऑन एन एवरेज मान रहा हूँ, इससे कम अगर आप पढ़ रहे हैं तो सही नहीं कर रहे हैं, आप जॉब भी नहीं करते और इससे कम भी पढ़ रहे हैं, तो आप अपने साथ अपराध कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए 9 घंटे भी एवरेज पढ़ रहे हैं तो इसमें 3 से 4 घंटे ही एमसीक्यू को दीजिए, बाकी आप 5 से 6 घंटे स्टडी पर ही दीजिए, सब्जेक्ट के रिवीजन पर ही दीजिए। जो मैं कह रहा हूँ आपको लग रहा होगा कि बकवास की चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिस भी टॉपर से पूछिए उसके पास अपना एक प्लान होता है, या तो वो किसी टीचर या किसी मेंटोर के प्लान को फॉलो कर रहा होता है, तभी जाके वो बनता है। आपको इन सब चीज़ों को नोट करके, वैसे तो मैं पीडीएफ दूंगा ही, नोट करके रखना चाहिए और एक प्लान बनाकर चलना चाहिए। सशक्त रूप से अनुशासन, अपने ऊपर शासन को अनुशासन कहते हैं, वो लागू करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो यानी कि एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्ट बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। लेकिन इस अगले 3 महीना में जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है एमसीक्यू प्रैक्टिस और तार्किक तरीके से प्रैक्टिस। बंधुओं, तार्किक का मतलब क्या होता है, तार्किक का मतलब होता है कि एमसीक्यू केवल आ रहे हैं तभी उसको हल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मास्टर कोई सठियाया नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है। एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं आपको उस सवाल के बारे में नहीं पता आपको, लेकिन कुछ टेक्निक ऐसे होते हैं, कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिसके द्वारा आसानी से हल निकाले जा सकते हैं। ये सब कुछ भी आपको इसी 90 दिनों में सीखना पड़ेगा। जो मैं सिखाता भी हूँ, यूपीएससी पीटी के जो एमसीक्यू मैं सॉल्व करवाता हूँ, वहाँ पर मैंने सिखाए हैं आपको। पॉलिटी के एमसीक्यू तो कम से कम आप सॉल्व कर ही लेंगे, नहीं भी आ रहा होगा तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं या अपना कोई तरीका अगर आप निकाल रहे, कहीं और से सीख रहे, कोई और गुरुजी आपको सिखा रहे हैं, तो भी हो सकता है। लेकिन कीजिएगा ज़रूर। क्या करना है कि एमसीक्यू को बहुत ज़्यादा वेटेज देना है, उसको करना है, लगाने के तरीक़ों में एक्सपेरिमेंट करना है।
कि किस प्रकार से एलिमिनेट किया जाए, किस प्रकार से सही आंसर निकाला जाए, मेरा कौन सा पक्ष मजबूत है, मेरा वन लाइनर का पक्ष मजबूत है या स्टेटमेंट का पक्ष मजबूत है, मेरा एनालिटिकल वाला पक्ष मजबूत है या मेरा फैक्चुअल वाला पक्ष मजबूत है, मैं डेटा फैक्ट को ज़्यादा कर पाता हूँ या मैं विश्लेषण वाले सवाल ज़्यादा कर पाता हूँ, मेरा हिस्ट्री ज़्यादा सही होता है या मेरा पॉलिटी ज़्यादा सही होता है, मेरा सबसे वीक भाग कौन सा है, मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग भाग कौन सा है। ये सब कुछ का पहचान आपको इसी 90 दिनों में कर लेना है, शुरुआत के 45 दिनों में कर लेना है। करंट अफेयर का सोर्स क्या रखें, अगला आ जाते हैं करंट अफेयर का सोर्स। अगला जो सवाल है इसी में देखिए क्या है, करंट अफेयर का सोर्स क्या रखें। पहला सोर्स जो करंट अफेयर का होना चाहिए वो होना चाहिए आपका न्यूज़ पेपर डिस्कशन। यूपीएससी का पेपर उठा लीजिए, न्यूज़ पेपर डिस्कशन से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है आपका, न्यूज़ पेपर डिस्कशन से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है। तो इस पर जितना ज़्यादा फोकस रखेंगे ना आप न्यूज़ पेपर डिस्कशन पर, उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। पहला प्राइमरी सोर्स नो मैटर आप कहाँ से कर रहे हैं, न्यूज़ पेपर डिस्कशन और उसके एमसीक्यू जो मैं आपके लिए लाऊंगा नेक्स्ट मंथ से, नेक्स्ट मंथ नहीं, हाँ नेक्स्ट मंथ जुलाई से ले आऊँगा मैं आपके लिए, तैयार हो गया है ऑलमोस्ट वो सारे एमसीक्यू। न्यूज़ पेपर डिस्कशन, उसके एमसीक्यू, एक मासिक पत्रिका, एक मंथली मैगजीन कहीं से भी। कई सारे बच्चे प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, कई सारे बच्चे विजन आईएएस पढ़ रहे हैं, कई सारे दृष्टि आईएएस पढ़ रहे हैं या अलग अलग कोचिंग का पढ़ रहे हैं। तो बीपीएससी वाले कोचिंग में तो बहुत कम ऐसी संस्था है जिसका मैगजीन उठाने लायक भी है, नहीं तो वो किसी काम के लिए बेकार है। किसी का भी एक मंथली मैगजीन और डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, और जो मैं एमसीक्यू करवाऊंगा या टेस्ट सीरीज़ के एमसीक्यू जहां से भी करंट के एमसीक्यू मिले उनको अगर आप प्रैक्टिस करें तो करंट का आपका यही सोर्स होगा। ठीक है, अगला सवाल है इस पर प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए। प्रैक्टिस करने का मुख्य प्राइमरी जो सोर्स होगा वो आपका पहला होगा पीवाईक्यू यूपीएससी और बीपीएससी या पीसीएस के। तो यूपीएससी पीवाईक्यू तो मैं करवा ही रहा हूँ, साथ में खुद से भी अटेम्प्ट किया कीजिए यूपीएससी पीवाईक्यू को, ध्यान दीजिएगा यूपीएससी पीवाईक्यू को खुद से भी अटेम्प्ट करना चाहिए, खुद से भी लगा कर देखना चाहिए कि मेरे से हल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। साथ में स्टेट पीसीएस वगैरह के जो पीवाईक्यू होते हैं वो कहाँ से लगा सकते हैं, तो उसके लिए एकमात्र सोर्स होता है, वो होता है कौन सा, तो घटना चक्र जो आपका सोर्स है उसमें सारे पीसीएस, वनडे एग्ज़ाम, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी सबके आपको एमसीक्यू मिल जाते हैं। तो यूपीएससी पीवाईक्यू की एक अलग से बुक ले लीजिए और घटना चक्र की बुक ले लीजिए, ये दोनों इनफ होगा आपके लिए मूल प्रैक्टिस का। सबसे पहला प्रैक्टिस का सोर्स यही रखना है। उसके अलावा दूसरा प्रैक्टिस का सोर्स क्या होगा, वो होगा टेस्ट सीरीज, जो बहुत ही ज़्यादा आपको मदद करेगा। टेस्ट सीरीज का स्कोर नहीं, टेस्ट सीरीज का रिवीजन और प्रैक्टिस कि मेरे से किस प्रकार के सवाल ज़्यादा हल होते हैं, किस प्रकार के सवाल में मेरी मुझे मतलब विशेषज्ञता हासिल है, मैं उसको गलत नहीं करता हूँ, किस सब्जेक्ट में मैं फंसता हूँ, किस पक्ष में कौन सा पक्ष मेरा कमज़ोर है, कौन सा मजबूत है, ये सब की पहचान आपको टेस्ट सीरीज करवाएगा। साथ में रिवीजन भी आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही करेंगे। तो टेस्ट सीरीज, यूपीएससी, बीपीएससी, पीवाईक्यू और एक्स्ट्रा अगर इससे जान बच जाए आपकी, वैसे तो बचेगी ही नहीं, तो आप एनसीईआरटी एमसीक्यू ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये 3 ही सोर्स रखना है। टेस्ट सीरीज आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, घर बैठे बैठे कर सकते हैं, कम कॉस्ट पर है। दूसरा यूपीएससी पीवाईक्यू की बुक मैं बता ही चुका हूँ, दिशा का ले लीजिए, दृष्टि का किसी का भी ले लीजिए, और घटना चक्र की बुक तो आपको पता ही है। घटना चक्र की बुक का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बहुत ही शानदार होता है, उसको आपको लगाना चाहिए, उससे कई सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एमसीक्यू किसी का भी ले लीजिए, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा रहता है दृष्टि वगैरह का, तो वो आप हल कर सकते हैं। और ये 3 आपके प्राइमरी सोर्स होंगे। ओके, ये रहा गया चारों सवाल का आंसर, जो 4 मुख्य सवाल होते हैं आप लोगों के। अब ज़रा डे वाइज इसको बांट लेते हैं, 45-45 दिन में बांटते हैं इसको, और इसका आंसर निकालने की ज़रा कोशिश करते हैं कि भाई 45-45 दिन के हिसाब से क्या इसका हल होना चाहिए समस्या का। कौन सी समस्या कौन सी है? समस्या है 30 सितंबर, स्कोर करना है कितना, टारगेट रखना है 100+ का, किसी भी कैटेगरी से हों आप 100+ का टारगेट लेकर चलिएगा। ख़ास तौर से जनरल बॉयज़ सुन लो, आपके लिए तो बेड़ा पार ही है।
बहुत कठिन होने वाला एग्ज़ाम है, आसान नहीं होगा। जनरल बॉयज़ हों, ओबीसी बॉयज़ हों, जिनका भी कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, वैसे तो सबका ही जाता है, कुछ एससी गर्ल्स का कम जाता है या कुछ कैटेगरीज़ का कम जाता है, तो बाकी जो हैं जिनके कट ऑफ हाई जाते हैं, कृपया करके मेहनत भी ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जॉब आसान नहीं होगा। तो 100 प्लस का टारगेट रखिएगा स्कोर करने का, ताकि लटकते फटकते भी 95-98 तक आके लटक जाएं तो भी अपना बेड़ा पार हो जाए। ओके, चलिए देखिए किस प्रकार से दिन को मैंने बांटा है, और फिर आपको 69 का पहले मैं विश्लेषण करवा दूं, उसके पश्चात दिन को बांटेंगे हम लोग कि भाई क्या क्या एमसीक्यू का स्रोत रखा जाए, क्या क्या रखा जाए, सब कुछ पढ़ेंगे। 69 बीपीएससी का अगर आप पेपर देखेंगे, पेपर का स्तर था माध्यम से, आसान भी सवाल थे, आसान भी थे, लेकिन मध्यम स्तर के सवाल भी थे और कठिन स्तर के सवाल भी थे, और पेपर मिक्स किया हुआ था, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इसमें डर लगा और इस प्रकार के सवाल आपने पहली बार देखे। इकोनॉमिक्स के सवाल जो थे विशुद्ध रूप से यूपीएससी लेवल के सवाल थे, शानदार सवाल सेट किए गए थे। इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा धोखा देती है आपको एग्जामिनेशन में अगर आपको नहीं आता है तो, और अनप्रेडिक्टेबल होती है, कहाँ से क्या पूछेगा किसी को कुछ नहीं अंदाज़ा होता है। खैर चलिए, 69 बीपीएससी का पेपर जो था वो कठिन स्तर का पेपर था, अगर सामान्य भाषा में बोला जाए तो। बीपीएससी का पैटर्न इस प्रकार का है नहीं, लेकिन पेपर में अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, मोर देन 60% सवाल जो थे वो आसान से मध्यम स्तर के सवाल थे, आसान से मध्यम स्तर के सवाल थे। 100 में से 100 सवाल में से मात्र 40 से 35 सवाल ही जो थे वो कठिन बनाए गए थे। 60% ज़्यादा सवाल जो थे वो आसान थे, लेकिन उनको मिक्स कर दिया गया था, इसलिए बच्चे कन्फ्यूज हो गए और आते हुए सवाल भी उन्होंने गलत कर दिए, पैनिक में आ गए। तो दूसरा, मौसम भी बहुत ख़राब था और जाने आने में तो मर ही जाती है बेचारों की, बच्चों की कुछ शरीर में जान बचता ही नहीं है उनके। सेंटर आपको देगा कहाँ कहाँ, वो तो देखेंगे इस बार भी। तो ये था पेपर के साथ कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो लक पर निर्भर करता है, यही वो लक होता है कि सेंटर कहाँ पड़ेगा और ये सब चीज़ें। अब आ जाते हैं पेपर पर। पेपर में 30 सवाल करंट से डाले गए थे। इस करंट में से 20 सवाल आसान थे, मैं एक बार ज़रा पेपर भी आपको दिखाऊंगा, और 10 से 12 सवाल कठिन स्तर के थे। किस प्रकार के सवाल आसान थे, कहाँ पर आपको स्कोर करना चाहिए था, तो ज़रा पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के जो वन लाइनर वाले सवाल थे, ये सब सवाल जो थे ये सारे के सारे आसान थे। ये सारे वन लाइनर आसान सवाल थे, जहाँ पर आपको कतई नहीं फंसना चाहिए था, और इस स्तर की तैयारी होनी चाहिए थी कि इस तरह के सवालों को आसानी से आप, वन लाइनर वाले जो करंट थे उनको आसानी से आप हल कर दें, उड़ा के रख दे पेपर में कि भाई ये क्या पूछ लिया, कुछ अच्छा पूछते हमसे थोड़ा तो अच्छा पूछते। इस प्रकार के सवालों को कहीं भी आपको टिकने भी नहीं देना चाहिए था, उड़ा के रख देना चाहिए था। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो करंट में 30 सवाल पूछे गए, 30 में से 30 आप इस बार भी नहीं हल कर पाएंगे, पिछली बार भी नहीं हल कर पाए थे, इस बार भी आप हल कर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आसान सवाल थे 20 उसमें से, उसको हल ज़रूर करना चाहिए था और उसमें मैक्सिमम स्कोर करना चाहिए था। अगर आपकी दिमागी स्थिति अच्छी रही तो वही सवाल आप बाहर आकर अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं, आपको सारे फैक्ट याद आ जाते हैं, एग्जामिनेशन में आप भूल जाते हैं। यानी कि मानसिक परिस्थिति आपकी क्या है एग्जामिनेशन में प्रवेश करते हुए, क्या जीवन भर का बर्डन लेकर जा रहे हैं कि इस बार नहीं होगा तो घर वाले निकाल देंगे, शादी करा देंगे, खेत बिक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, इस बार अंतिम बार है। ये सब चीज़ें अगर आप सोच कर जा रहे हैं तो मत जाइए एग्ज़ाम देने, क्योंकि आपका पहले से ही मैं तय कर दूंगा आपका नहीं होगा, कहीं भी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन निश्चिंत नहीं है तो आप हल कर ही नहीं पाएंगे। आते हुए सवालों को अभी आप गलत करके आएंगे, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। देखिए, मुझे लगता है मैं आपके मुँह पर सच्चाई बताऊँ तो यही वो चीज़ें हैं। अगर आप शांत मन से जाएंगे तो जितने वन लाइनर मैंने सवाल दिखाए सारे आप रूम पर आकर हल कर सकते थे। जो आपने एग्जामिनेशन में गलत किए हैं सारे आप हल कर सकते थे, जिन सब को आपने एग्जामिनेशन में गलत कर दिया है। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि कृपया करके दिमाग शांत रखें, और जो आसान सवाल होता है सबसे पहला टारगेट उसी को बनाएं और उसमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लें, फिर जाएं कठिन सवालों की तरफ में। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्या है। और इसमें 10 से 12 सवाल जो थे काफ़ी कठिन स्तर के थे, लेकिन वो भी ट्रिकी बनाए गए थे। ट्रिकी का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उनमें ऐसे ट्रिक डाले गए थे कि आप उनको अगर ध्यान से पढ़ते ना तो एलिमिनेट हो रहे थे, काफ़ी सारे सवाल एलिमिनेट हो रहे थे, आसानी से हल हो रहे थे वो सब सवाल भी। मैंने जो बाद में हल कराए तो वहाँ पर दिखाया भी था। हिस्ट्री के 30 सवाल, ये 30 सवाल जो थे आसान स्तर के सवाल थे। आप कोशिश किया कीजिए कि हिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, क्योंकि इसमें सवालों के स्कोप की संख्या पीसीएस के हिसाब से कम होती है और मैक्सिमम चीज़ों को आप स्कोर कर सकते हैं। तो मोर देन 25 प्लस आपको यहाँ से स्कोर करने की कोशिश करना चाहिए। हिस्ट्री कभी भी वीक नहीं रखना चाहिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को आप दे रहे हैं तो, यूपीएससी ही क्यों ना दे रहे हों,
हिस्ट्री पर सबसे ज़्यादा काम बच्चे इसीलिए करते क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं पीटी एग्जामिनेशन में। पॉलिटी के 2 से 3 सवाल 4 सवाल के करीब में कठिन बनाए गए थे, जैसे राष्ट्रपति वाला सवाल जो था या सुप्रीम कोर्ट वाला सवाल था, ये सब सवाल कुछ कठिन थे। बाकी सभी के सभी सवाल जो थे वो बहुत ही आसान थे। पॉलिटी आपको बोनस मिलता है हर एग्ज़ाम में, ध्यान रखिएगा। इस बार का यूपीएससी के पेपर उठाकर देखिए, पॉलिटी के सवाल सबसे आसान डाले गए हैं, बोनस होता है। तो अगर आप ध्यान से घटना चक्र भी प्रैक्टिस करके जा रहे हैं और यूपीएससी पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो आपका पॉलिटी का सवाल गलत नहीं होगा, एक भी गलत नहीं होगा। और एलिमिनेशन आपको आता है और आप ढंग से पहली बार पढ़ के जा रहे हैं, घटना चक्र से प्रैक्टिस भी करके जा रहे हैं। तो बिहार स्पेशल से जो सवाल पूछा गया था ये आसान स्तर के सवाल थे, जीके टाइप के सवाल काफ़ी सारे पूछे गए थे लेकिन कम सवाल थे, सवालों की संख्या बिहार स्पेशल से कम रखा गया था। साइंस में पूछा गया था 15 विज्ञान के करीब में सवाल थे जो साइंस सब्जेक्ट से था, स्टैटिक से था, और 15 सवाल साइंस एंड टेक से डाले गए थे जो करेंट अफेयर के सवाल थे, जो आसान कतई नहीं थे। तो यानी कि साइंस में ऑन एन एवरेज अगर 30 सवाल पूछा गया है तो आप अगर 14 सवाल से 13-15 सवाल तक भी सही करके आ रहे हैं तो यकीन मानिए आप शानदार स्टूडेंट हैं, आप डिजर्विंग कैंडिडेट में से एक हैं। और साइंस बैकग्राउंड वाले तो कम से कम 20 स्कोर करना ही चाहिए आपको, क्योंकि ये सवाल जो थे वो तार्किक थे और आसानी से हल हो रहे थे। इकोनॉमिक्स काफ़ी कठिन बनाया था 69 के पेपर में, इस पर भरोसा इस बार भी करके मत जाइएगा, भले इसमें से आसान सवाल ही पूछे लेकिन कई बार ट्रिकी हो जाता है इकोनॉमिक्स। ऐसा नहीं कि मुझे डर लगता है, इकोनॉमिक्स में माहिर इंसान हूँ, आपको OIE के जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि कई बार कठिन से कठिन सवाल इकोनॉमिक्स से बनाए जा सकते हैं। विश्लेषण और फैक्ट दोनों की इसमें गहराई हो सकती है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि इसको पढ़िए, इसको काफ़ी अच्छे से तैयार कीजिए। लेकिन जब भी आप अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं पीटी का, तो उसमें इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा कम उसमें योगदान दिया कीजिए। भूगोल के सवाल 3 से 4 सवाल मात्र कठिन डाले गए थे भूगोल में, बाकी सारे बेहद आसान सवाल थे भूगोल के। आप उल्टा कर देखिए, सीधा सीधा सवाल पूछा गया ज्योग्राफी से, जो आपको लगेगा कि अब आपको लगता होगा कि इस सवालों को मैं हल कर सकता था। 3 से 4 सवाल 5 सवाल करीब में बहुत कठिन थे, जिसमें डायरेक्ट NCERT से परिभाषा वगैरह उठा के पूछ लिया था, और विश्लेषण पर आधारित सवाल भी भूगोल में पूछा था। वही 3 से 4 सवाल जो है वो विश्लेषण पर आधारित सवाल है। तो ये आपका क्या हो गया, ओवरव्यू हो गया कि भाई 69 में किस प्रकार का पेपर आया था। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें, मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा जिसको अगर आप सही से इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीन मानिए आपका पीटी कभी नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा, मतलब कभी नहीं रुकेगा। पहला इम्प्लीमेंटेशन क्या करना होता है बंधुओं, तो मैं बार बार बताता हूँ, वो होता है मानसिक स्थिति को बिल्कुल शांत रखिएगा। एग्जामिनेशन में अगर आप शांत चित्त रह गए, अगर आप रूम में जिस प्रकार से शांत रहते हैं उसका 20% भी शांत रह गए तो आपका पीटी हो जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा हलचल है मन में, रात को सोए नहीं हैं, निद्रा नहीं आई है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, घबराहट में है, 4 दिन से नहाए भी नहीं है, अजीब स्थिति करके जाएंगे तो आप मत जाइए देने, आपका नहीं होने जा रहा है। नहीं होगा का मतलब नहीं होगा, अभी मैं बोल देता हूँ, फिर आपको बुरा लग जाएगा। चलिए देखिए 90 दिन का आप देख लेते हैं, 45 दिन में क्या क्या हमें करना चाहिए उस चीज़ पर ज़रा वार्तालाप करते हैं और सीरियसली करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्यों मैंने इसको बांटा है। इसको मैंने सहूलियत के हिसाब से बांटा है ताकि आप एक स्ट्रेटजी बना सकें। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप 40 और 30 में भी बांट सकते हैं, और 50 और 40 में भी बांट सकते हैं, 60 और 30 में भी बांट सकते हैं। आपकी अपनी सहूलियत है, आपकी अपनी तैयारी का स्तर होगा। ऑन एन एवरेज मैं एक एवरेज मानकर 45 दिन में इसको बांट रहा हूँ। शुरुआत के 45 दिन जो हैं वो 1 जुलाई से 15 अगस्त तक का चलेगा आपका, 1 जुलाई से 15 अगस्त तक का चलेगा, जिसके दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको मार्गदर्शन कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट आपको करना है। पहला है MCQ। इस दौरान आपको मिनिमम ऑन एन एवरेज रखिए टारगेट कि मुझे 9 से 10 हज़ार MCQ से गो थ्रू हो जाना है। कितना मैंने बोला है, कई सारे लोगों को सुनकर हार्ट अटैक आ रहा होगा। 9 से 10 हज़ार आपको लग रहा हो कितना ज़्यादा बोल दिया। सोचिए आपने 30 टेस्ट लगाए हैं, कितना हो गया 15, 150 सवाल होते हैं तो कितना हो गया 4500, तो इसी में सवाल हो गया आपका। तो 30 टेस्ट ही लगा लिया तो आपने 4500 से ज़्यादा सवाल लगा लिए हैं ऑन एन एवरेज। सोचिए ज़रा कितने NCERT MCQ करेंगे आप, कितने करंट MCQ करेंगे आप, कितने आप घटना चक्र और UPSC PYQ करेंगे आप। तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि इस 45 दिनों में आपको ऑन एन एवरेज करीब में 9000 MCQ से 10000 MCQ के बीच में टच कर जाना है।
दिन का अगर आप 200 एमसीक्यू भी कहीं से भी कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि आप 3 घंटे करीब में एमसीक्यू प्रैक्टिस रोज़ कर रहे हैं, तो 3 घंटे में तो 300 एमसीक्यू हल किए जा सकते हैं रूम पर बैठे बैठे। तो 3 घंटे में अगर आप ऑन एन एवरेज 200 एमसीक्यू भी रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका कितना एमसीक्यू हो जाएगा, 10,000 के करीब में एमसीक्यू हो जाएगा। लेकिन मैंने हमेशा बताया है उसके साथ में कि जब भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो सब्जेक्ट्स को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य होता है, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। ख़ास तौर से पहचान कीजिए कि मेरा एंशिएंट हिस्ट्री वीक है तो मैं एंशिएंट हिस्ट्री को एक बार और पढ़ूंगी इस दौरान या पढ़ूंगा। मेरा मध्यकालीन भारत वीक है, कोई भी हिस्सा हमें कमज़ोर लेकर एग्जामिनेशन में जाना ही नहीं है। शरीर के सारे अंग और सारे सब्जेक्ट सभी तैयार करके हमें जाने हैं। प्रिडिक्ट नहीं करना है कि बिहार से इस बार करंट नहीं पूछेगा, इस बार नेशनल पूछेगा, इंटरनेशनल, ऐसा कुछ नहीं। मेरा इकोनॉमिक्स वीक है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ लेती हूँ, कहीं से भी पढ़ लेती हूँ, बुक से पढ़ लेती हूँ, एक बार रीडिंग ही मार लूँगी, 2 बार रीडिंग ही मार लूँगा, है ना। तो उस हिसाब से अगर आपका तैयार हो जाता है इकोनॉमिक्स, या कोई भी वीक सब्जेक्ट आपका हो सकता है, साइंस है तो साइंस को भी इसी दौरान तैयार कीजिए, सिर्फ शुरुआत के 45 दिन के दौरान। अंत के 45 दिन में नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, उस दौरान 100% रिवीजन ही करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी ही जितना जो तैयार करना है सब तैयार कर लीजिएगा। तो सब्जेक्ट हो गया पहला एमसीक्यू, 9 से 10,000 मैंने बताए हैं, 9 से 10,000 जो कि बेहद आसान होता है, कोई बड़ा टारगेट नहीं है। अगर आप 2 टेस्ट लगाएंगे, वैसे तो कभी लगाना नहीं चाहिए, 2 टेस्ट अगर आप लगाएंगे तो भी आपका अच्छा खासा एमसीक्यू 9,000 करीब में तैयार हो जाता है। सब्जेक्ट भी मैंने बता दिया, सब्जेक्ट पढ़िए, जो आता है वो, और जो नहीं आता है उस पर भी इसी दौरान आपको काम करना है। करंट अफेयर देखिए होता क्या है कि आप लोग अंतिम समय फिर करंट के लिए इधर उधर भटकते हैं। तो न्यूज़पेपर डिस्कशन और साथ में मंथली मैगजीन, ये सारे आपके 15 अगस्त तक के जो समय पीरियड है उसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए। 15 अगस्त से 30 सितंबर के बीच का जो 1.5 महीने का करंट होगा, उसमें से सवाल आने की संभावना बेहद कम हो जाती है। फिर भी सेफ साइड को लेकर 10 सितंबर तक का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। 10 सितंबर तक का करंट अफेयर तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, 5 सितंबर तक का। अगला जो 25 दिन होगा उस दौरान कोई भी नया करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे सवाल नहीं बनते हैं। आपको केवल पुराने करंट अफेयर को रिवाइज करना है और उसके एमसीक्यू को लगाना है, यानी कि पिछले साल के सितंबर से लेकर इस साल के 5 सितंबर तक का और 15 अगस्त तक का जो करंट होगा वो आपको तैयार कर लेना है। ऑन एन एवरेज अगर आप रोज़ 2 घंटा 2.5 घंटा भी करंट अफेयर पढ़ेंगे तो भी आपका तैयार हो जाएगा। जो भी सोर्स रखें, आपको जो भी पसंद आता है, न्यूज़पेपर डिस्कशन का पीडीएफ पसंद आता है तो वहाँ से कीजिए, आपको एमसीक्यू पसंद आता है तो वहाँ से कीजिए, आपको मैगजीन पसंद आता है तो वहाँ से कीजिए, वन लाइनर एमसीक्यू पसंद आता है तो वहाँ से कीजिए। अपना सोर्स कोई डिसाइड करके और उस पर लग जाइए। इससे मैं क्या मदद करूँगा, मैं आपको करीब में 500 से 1000 एमसीक्यू करवाऊंगा करंट के, जिसमें डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन के भी एमसीक्यू होंगे, जितने मार्केट में टेस्ट अवेलेबल हैं उन सभी के करंट एमसीक्यू होंगे। उसके साथ साथ मेरे जो अपने न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसके एमसीक्यू होंगे, करंट अफेयर के और भी एमसीक्यू मैगजीन से अलग अलग मैं कवर करवाऊंगा। ये मैं आपकी मदद करूँगा। अगला जो इस 45 दिनों के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है वो है कि जितने भी आप एमसीक्यू लगाएंगे उसमें से जो भी आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट लगेगा जो आपको नहीं आता हो उसको आप अलग से नोट डाउन करते जाएंगे जब आप एमसीक्यू लगाने बैठेंगे। तो ये जो शॉर्ट नोट्स होगा यही आपका सबसे ज़्यादा मदद करेगा एग्जामिनेशन में, सबसे ज़्यादा मदद यही करेगा। इसलिए प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एमसीक्यू के नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नो मैटर आप कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी एक एमसीक्यू लगा रहे हैं, अगर आपको उसमें कुछ इम्पोर्टेंट दिखा है जो आपको नहीं आता है, ख़ास तौर से जीएस के एमसीक्यू की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके नोट्स ज़रूर बनाइए, उसको नोट डाउन करते जाइए। एक ही कॉपी में सारा नोट डाउन कर दीजिए, सब लिख दीजिए एक ही कॉपी में, ताकि एक कॉपी लेकर बैठ गए तो सारा रिवाइज कर लिया। उसके अलावा इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाने, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये हो गया शुरुआत का, 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में यही करना है। सब्जेक्ट में किन पर फोकस करना है वो हम आएंगे इसके पश्चात। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है उसके लिए सॉरी। एमसीक्यू नोट्स रिवीजन करना है अगले 45 दिन, 15 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में क्या करना है, ये जो एमसीक्यू का अभी आप नोट्स बनाएंगे इसको आप रिवाइज करेंगे, इसका आप रिवीजन करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे आप। पीवाईक्यू जो आप लगाएंगे उसका रिवीजन करेंगे आप, पीवाईक्यू का रिवीजन करेंगे।
साथ में जब आप एमसीक्यू और पीवाईक्यू का रिवीजन करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि मेरा कोई फलाना सब्जेक्ट जो है इसमें थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए, तो उस सब्जेक्ट का आप रिवीजन करेंगे, उल्टा कर देखेंगे भाई वहाँ पर क्या क्या मुझे दिक्कत आ रही है। जैसे कई सारे लोगों को एक्ट अंत में भूलने लग जाते, 1935 के एक्ट के क्या प्रावधान थे। कई सारे बच्चे जो हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भूलने लग जाते, किस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश हैं, इस तरह की चीज़ें होती है। अंत समय में होगा ही, अंत समय में ही सारे पाप याद आते हैं गुरु। तो उसी दौरान आपको पाप याद आएगा कि मैंने तो भारत का ज्योग्राफी में नदियाँ तो पढ़ी ही नहीं हैं, तो फिर आप ढूंढने जाएंगे नदियाँ पढ़ते हैं, तो वो सब काम आपके अंतिम 45 दिन में होंगे। करंट एमसीक्यू जो इस दौरान आप लगाएंगे उन सभी का रिवीजन इस दौरान आप पूरा करेंगे, इस 15 दिन के दौरान, इस 45 दिन के दौरान। बिहार स्पेशल पर काफ़ी ज़्यादा जोर देना पड़ेगा आपको इसी अंतिम दिन के दौरान, क्योंकि अभी थोड़ा सा उसको साइड में रखकर चलिए, अभी सब्जेक्ट और करंट पर फोकस कीजिए। बिहार स्पेशल जो जीएस का भाग है उसको अंतिम समय के लिए रखिए, और उसको अगर अंतिम समय पढ़ के जाएंगे तो भी आप उससे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं पीवाईक्यू के थ्रू। और कोई एक बुक अगर आप ले लेंगे तो भी हो जाएगा। ये 4-5 चीज़ें आपको अंत के लिए रखना है, और ये आपके अंत में ही सबसे ज़्यादा काम आएंगे। फोकस सब्जेक्ट कौन सा रहेगा आपका? हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल। इसमें से कोशिश करें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने का। अगर आप इस हिस्से से ज़्यादा स्कोर कर ले जाते हैं, इस हिस्से में ही आप सबसे ज़्यादा रन मारेंगे। और रन कहाँ तक जाना चाहिए आपका? वो है 120 से 125 के बीच में आपको क्वेश्चंस इसी हिस्से में से 120 के आसपास आपको जाना पड़ेगा। इसमें से कुछ साइंस को भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि साइंस का पेपर कितना भी कठिन होता है तो 10 सवाल ऐसे ज़रूर होते हैं जो बेहद आसान होते हैं। तो साइंस के 10 सवाल और इस हिस्से के जो सवाल हैं उनको मिलाकर आपको 120 के प्लस तक ले जाना ही पड़ेगा, जिसमें 30 सवाल के करीब में हिस्ट्री में से होंगे, 30 सवाल हिस्ट्री में से होंगे, 30 सवाल आपके करंट में से होंगे। उसके अलावा ज्योग्राफी में से 15 से 18 सवाल रहते हैं। फिर पॉलिटी में आपके 20 सवाल के आसपास रहते, बिहार स्पेशल इंक्लूड करके। बिहार स्पेशल अगर हम केवल बिहार स्पेशल देखें तो 30 सवाल के करीब में यहाँ से रहते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर आप निकालेंगे तो ये 100 प्लस में जाता है, 100 प्लस में जाता है। प्लस माइनस हो सकता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम आ सकता है। प्रेडिक्ट मत कीजिए। करंट अफेयर में हो सकता है इंटरनेशनल काफ़ी भर के पूछ ले और बिहार स्पेशल ना पूछे, या इस बार हो सकता है कि बिहार स्पेशल काफ़ी सारा दे दे, नेशनल इंटरनेशनल में से कम कर दे। तो ये जो हिस्सा है आपका, इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा हिस्ट्री पर, फिर पॉलिटी पर, फिर करंट अफेयर पर, फिर ज्योग्राफी पर, फिर बिहार स्पेशल पर। इन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इनमें से एक भी सवाल गलत ना हो, इस प्रकार का टारगेट लेकर चलिएगा। वैसे गलत होंगे ही। अगर पॉलिटी में से आप 30 सवाल बनाएंगे तो ऑन एन एवरेज 25 के करीब में आपका सही होगा, 5 तो गलत होगा ही, और ये सही स्कोर है, कोई गलत नहीं है ये। ओके, हो सकता है पॉलिटी में आपने जितने बनाए वो सारे सही हो जाएं, करंट आपके सारे सही हो जाए या एक आध गलत हो जाए। साइंस में अगर 30 सवाल आते हैं तो भगवान से मनाइए कि इसमें से करंट अफेयर में से सवाल आए, और करंट अफेयर आपको साइंस बैकग्राउंड का नहीं है तो भी आप समझ में आ जाता है आपको, है ना। लेकिन स्टैटिक साइंस में अगर डीप पूछ देता है, खासतौर से बायोलॉजी से जैसे सब्जेक्ट से सवाल, तो वहाँ पर बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो साइंस के लिए क्या कर सकते हैं? प्राइमरी सोर्स इसका रखिए एनसीईआरटी का सार पढ़ लें। अगर जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो एनसीईआरटी सार की बुक आती है, शानदार बुक होता है। काफ़ी सारे एमसीक्यू यहाँ से लड़ते हैं आपके पीटी एग्जामिनेशन में। और उसके साथ में एनसीईआरटी के एमसीक्यू ज़रूर लगा लें। ये 2 सोर्स रखेंगे, और टेस्ट सीरीज में जो साइंस के सवाल आएंगे, ये 3 सोर्स अगर आपने रख लिया तो भी आप साइंस में ऑन एन एवरेज 30 में से 14-15 के आसपास तो स्कोर कर ले जाएंगे। इतना मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एनसीईआरटी सार अच्छे से पढ़ लिया, एनसीईआरटी एमसीक्यू लगा लिया है आपने, जो आपको आता हो सबसे पहले उसी को लगाइए। जैसे अब फिजिक्स कई सारे लोगों को आसान लगता है, कई सारे को केमिस्ट्री आसान लगता है, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं बीएससी वाले, उनको बायो आसान लगता है। तो जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है उसी को स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा करके जाइएगा। इकोनॉमिक्स जो सवाल है, इकोनॉमिक्स में से अगर बिहार बजट बिहार स्पेशल से पूछा जाता है तो ये तो फिर आपके लिए आसान पड़ेगा और यहाँ से आप हल कर ले जाएंगे। लेकिन इसमें अगर विश्लेषण पर आधारित कठिन सवाल पूछता है तो आप फिर वहाँ पर फंसेंगे। अगर करंट यहाँ से पूछता है तो उसमें आपका गलत नहीं होगा। इतने मैंने करंट में इकोनॉमिक्स के चैप्टर करवाए हैं, इतने मैंने डिटेल पढ़ाए हैं, सीरियसली अगर आपने फॉलो किया होगा तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होने दूंगा मैं। जो मैं इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट पढ़ाऊँगा तो वहाँ से भी आपका एक सवाल गलत नहीं होने
होने की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इतना गंभीर रूप से विश्लेषण किया जाए बिहार बजट का, या बिहार बजट का तो मैंने कर दिया और बहुत ही शानदार विश्लेषण किया है मैंने। मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि वाकई उस वीडियो में विश्लेषण बहुत ही अच्छा है। 3 बार मैंने आपको पढ़ाने से पहले उस बजट को पढ़ा था, और ऐसे ही नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं पिछले 3 दिन से लगा हुआ था। आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि क्या है, एक PDF बना के खींच के बता दिया है, नहीं होता है वैसा मेरा भाई, सीरियसली मैं काम करता हूँ। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में अगर आपने स्टैटिक पोर्शन को थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ा होगा, 10 चैप्टर है मात्र। करंट अफेयर, बिहार बजट, केंद्र सरकार का बजट, केंद्र सरकार का इकोनॉमिक सर्वे तो है नहीं, और बिहार सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, ये और स्टैटिक पोर्शन है। स्टैटिक में 10 चैप्टर मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर वो आपने ढंग से पढ़ा है तो इकोनॉमिक्स में आपके कितना भी कठिन पेपर आएगा तो 2 से 3 सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। बाकी मैं आपको जब MCQ इसके करवाऊंगा तो उसमें आपको और भी इसके MCQ में प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिससे आपके सवाल जो हैं वो सही और भी ज़्यादा हो जाएं। MCQ का स्रोत क्या रखें ये तो पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया था। UPSC PCS के MCQ रखिए, टेस्ट सीरीज ज़रूर रखिएगा। ये है हमारा टेस्ट सीरीज़ है जिसमें अभी ऑफ़र चल रहा है, 550 है मात्र, 25 टेस्ट आपको मिल जाएगा। सब्जेक्ट रिवीजन की मैं गारंटी दे सकता हूँ। सब्जेक्ट रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट जब मैं शब्द यूज कर रहा हूँ ना, तो कंप्लीट रिवीजन होगा आपके सब्जेक्ट का। कंप्लीट का मतलब 100%। ओके, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छोड़ा जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर रखिएगा अपने एक MCQ प्रैक्टिस में। टेस्ट सीरीज़ एक सोर्स के तौर पर ज़रूर ही रखिएगा। किसी और का ले लीजिए, मास्टर का मत लीजिए, उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपको बस बता रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर रखिएगा। ओके, तो एक टेस्ट सीरीज़ सोर्स हो गया, एक PYQ हो गया। घटना चक्र आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये PYQ जो है ना, इसमें घटना चक्र भी शामिल ही है। ये जो MCQ है UPSC PCS के, इसमें घटना चक्र भी शामिल है। NCERT MCQ, ये 4 मुख्य रूप से आपको सोर्स रखना पड़ेगा। किसके लिए? तो ये रखना पड़ेगा आपको अपने प्रैक्टिस के लिए। और आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट भी मैंने बता दिया है, प्रैक्टिस कहाँ से करना ये भी बता दिया है, बुक वगैरह बता दिया है। और अगर आप 8 घंटे से 10 घंटे का टाइम पीरियड लेकर चल रहे हैं तो 3 घंटे ऑन एन एवरेज डेली MCQ प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे आइडियल समय क्या होता है MCQ प्रैक्टिस करने का? तो 12 से 2 के बीच में, जिस दौरान आपका PT एग्जामिनेशन होगा उसी दौरान आपको क्या करना चाहिए? तो MCQ प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि एक साइकिल बन जाए, बायोलॉजिकल साइकिल बन जाए 12 से 2 के बीच में। तो 3 घंटे भरी दोपहरिया में बिल्कुल बैठकर, धूप में मत बैठिएगा, भरी दोपहरिया में गर्मी वाले माहौल में टूटे फूटे बेंच पर बैठकर, चाहे बिहार स्कूल का फीलिंग आ जाए, और उसमें MCQ प्रैक्टिस कीजिए। बाकी समय जितना भी पढ़ते हैं सब्जेक्ट रिवीजन पर ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट को बार बार 10 बार रिवाइज कीजिए, करेंट को रिवाइज कीजिए। तो एक छोटा सा वीडियो था जिसके द्वारा मैंने कोशिश की है आपको राह दिखाने की। दिन के हिसाब से भी बांट दिया है, सब्जेक्ट भी बता दिए हैं आपको, कहाँ से प्रैक्टिस करना है ये भी बता दिया है आपको, मैं क्या मदद करूँगा ये भी बता दिया है आपको, कितना आपको टारगेट लेकर चलना है। तो 100+ का एक टारगेट दिमाग में बिठा कर रखना है कि 100+ तो मुझे मारना ही है, इस बार 100+ ले जाना है अपने स्कोर को। कौन सा हिस्सा कमज़ोर रहा है वो भी पहचान करनी है। जिसने अपने कमज़ोरी को पहचान लिया वो दुनिया जीत जाता है। फिर मुझे मेरी कमज़ोरी पता है कि मैं 10 फैक्ट भी याद नहीं कर पाता हूँ। कई सारे बच्चे मुझसे फैक्ट पूछ लेते हैं मैसेज करके, मैं खुद ही भूल जाता हूँ, ब्लैंक हो जाता हूँ। मुझे मेरी कमज़ोरी पता है, फैक्ट मैं नहीं याद कर पाता हूँ, लेकिन विश्लेषण में मैं तगड़ा हूँ, किसी को भी विश्लेषण में कुछ भी समझा सकता हूँ। तो ये मेरी कमज़ोरी और मेरी मजबूती है। आपको भी अपनी कमज़ोरी पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है। हिस्ट्री मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज्योग्राफी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। साइंस में कई सारी चीज़ें भूल जाता हूँ फिर भी, लेकिन साइंस बैकग्राउंड का हूँ मैं, साइंस में भूल जाता हूँ। बिहार स्पेशल मुझे बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहते जल्दी। लेकिन जब पढ़ाने पर आता हूँ तो सारे पढ़ा देता हूँ। ये मुझे मेरी मजबूती और कमज़ोरी पता है, आपको भी पता होना चाहिए। यकीन मानिए, आपको जब ये चीज़ पता हो जाएगा कि आपका मजबूत हिस्सा ये है, तो आप एग्ज़ाम में जब पेपर खोलेंगे ना तो सबसे पहले उन्हीं सवालों पर जाएंगे कि भाई मेरा मजबूत हिस्सा वाला सवाल कहाँ है। सबसे पहले खोला कि भाई हिस्ट्री का सवाल कहाँ है, चलो इसको लगाते हैं। हिस्ट्री के सवाल में 2-4 सही हो रहे हैं, एक आध कठिन लग रहा है। मेरा दूसरा वाला हिस्सा कौन सा था? पॉलिटी मेरा मजबूत था, चलो पॉलिटी के सवाल ढूंढता हूँ पेपर में। इस प्रकार से पेपर से खेला जाता है। अपने फील्ड पर मैच खेलिए। रोहित शर्मा के जैसे किसी भी फील्ड को अपना फील्ड बना लेना है ना। अगर मेहनत करें तो उसके जैसा तो हो नहीं सकता। रोहित शर्मा है गुरु। तो ये ध्यान रखिएगा
अपनी कमजोरी अपनी मजबूती को पहचानिएगा और उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाकर पढ़िएगा। अपनी कमजोरी को दूर भी कर सकते हैं 90 दिनों के दौरान। एक सवाल और भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं जिनको निराशा हो सकती है आज के वीडियो के बाद, कि क्या आज तैयारी शुरू किया जाके 90 दिनों में पीटी निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। अच्छा होगा कि आप 2025 सितंबर की तैयारी करें, नहीं निकाल सकते हैं आप। मुझे आपको सच बोलना चाहिए। कोई आपको पता चला क्रैश कोर्स के नाम पर पैसे ठग लिया कि 90 दिन में पीटी पास करा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। कोई फेंकने को आ जाए तो अलग चीज़ है, संभव नहीं है। 90 दिनों में आप नहीं निकाल पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा, असंभव टाइप का है। तो ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। पेड ग्रुप वगैरह से जुड़ सकते हैं, बहुत लाभ होगा आपको। थैंक यू सो मच।